मैं दरवाजा बंद कर। मम्मी तुम क्या बन के फिर रही हो? कपड़े ही चेंज कर लेता। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। यस सर, आ रही है सर। यस सर, थैंक आ यू। रही है। थैंक यू जी, शुक्रिया जी सर, आ रही है। थैंक यू, शुक्रिया जी। अच्छा जी, हमारा जो आज का सेशन है ये आप लोगों ने, आई होप कि सबने वीडियोस देख ली होंगी उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो मैं क्विकली गो थ्रू हो जाऊंगा प्रेजेंटेशन से, और फिर आपने जो सवाल पूछने हैं वो आपने मुझे बता देने हैं। ये वो प्रेजेंटेशन है जिसकी वीडियो जो आपसे शेयर हो चुकी है, और इसकी वीडियोस भी आपसे शेयर हो चुकी हैं। इसका टाइटल है रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर मैनेजर्स इंट्रोडक्शन, यानी पहला सेशन है ये। तो इसमें शुरू हमने ऐसे किया था कि बेसिकली हम बता रहे थे कि जब जब भी आप कोई फॉर्मल रिसर्च मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो उसका मकसद होता है कि आप अपनी ऑडियंस को, जो कि आपके टीचर भी हो सकते हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, पीयर्स भी हो सकते हैं, कोई जर्नल भी हो सकता है, कोई कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, कोई किताब भी हो सकती है, उसको बताएं कि आपने जो आप आखिर में कह रहे हैं कि मुझे फलाना रिजल्ट मिला है, तो ये लोग जो है जब इनकी तनख्वाह बढ़ा दें तो ये खुश हो जाते हैं, मेरा रिजल्ट है। तो किस बेसिस पे ये फैसला किया मैंने? ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इसके अंदर इतने बच्चे जो है हर साल पोलियो का शिकार हो रहे हैं, तो किस बेसिस पे फैसला किया आपने? वो मेथडोलॉजी, वो फिलॉसफी, वो अप्रोच क्या थी? तो इसमें एक बेसिक चीज़ ये है समझने वाली कि रिसर्च मेथडोलॉजी एक ही प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी इस्तेमाल की जा सकती हैं, और सब ठीक होती हैं एज लॉन्ग एज आपका मेथड साउंड है, और आपने, जो हम इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे उन सबको जहन में रखा हुआ है। और कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को रिसर्च करने का एक पक्का तरीका नहीं होता। चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं, और आप रिसर्च मेथडोलॉजी के नए नए तरीके लाते रहते हैं। एज लॉन्ग एज दे आर साउंड, तो वो दे आर गुड रिसर्च मेथडोलॉजी अप्रोचेस। स्टेप्स उसके बाद थे। स्टेप ऑब्वियसली हम इसी चीज़ को पूरा सेमेस्टर पढ़ेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बात यहाँ पे हुई थी कि सबसे पहले आपको कोई प्रॉब्लम या कोई टॉपिक चाहिए होता है, कोई इशू चाहिए होता है जिस पे आप रिसर्च करें। जो शुरू में वो इतना क्लियर नहीं होता। वो ये भी हो सकता है कि फैक्ट्री के मुलाजमीन हैं जो कि रोज़ काम करने आते हैं और उनको गर्मी लगती है। अब ये कोई प्रॉब्लम या टॉपिक नहीं है, ये एक इशू आया एक फैक्ट्री के अंदर। इसी तरह ये भी हो सकता है कि एक मुल्क है, उसमें एक शहर है जिसमें बहुत रश होता है सड़कों के ऊपर। अब ये भी अगेन कोई टॉपिक नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो टॉपिक जो है वो एक नॉर्मली प्रॉब्लम या किसी रिक्वायरमेंट की शक्ल में भी शुरू हो सकता है, और ब्रॉड नेचर का होता है। फिर आप क्या करते हैं कि आप उस पर लिटरेचर पढ़ते हैं। लिटरेचर का मतलब होता है कि आप देखें कि इसके बारे में पहले क्या क्या काम हो चुके हैं, या इससे रेलेवेंट पहले कौन कौन से काम हो चुके हैं। उसके बाद आप उस जो पहले ज़रा ब्रॉड किस्म की प्रॉब्लम थी उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, फोकस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप उसको एज ए कॉन्सेप्ट ये समझने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की डेफिनेशंस बनाते हैं कि बनाए से दिस आई मीन दिस। इसी तरह उसके अंदर फिर वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आइडिया ये है कि ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू जब ऊपर नीचे होती है तो आउटकम बदलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम गर्मी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास वहाँ पे फिर जो मशीनें लगी हुई थी, लेथ मशीनें वगैरह, उनकी मोटर्स जो हैं
वो कितनी नॉइजी हैं या कितनी पुरानी है। तो 10 साल पुरानी जो है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, 8 साल पुरानी उससे कम करेगी। जो बिल्कुल नई है लेथ मशीन की मोटर, वो सबसे कम हीट प्रोड्यूस करेगी। तो ये एक वेरिएबल हो गया, हाउ ओल्ड इज़ द लेथ मशीन। तो इस तरह बहुत सारे वेरिएबल्स आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये रेलेवेंट है मेरी आउटकम से। आउटकम क्या थी? फैक्ट्री के जो फ्लोर है उसके ऊपर गर्मी थी बहुत ज़्यादा। फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। मुख्तलिफ हाइपोथेसिस का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो इस केस में फॉर एक हमने वेरिएबल बना लिया था एज ऑफ मोटर्स, एक में भी हम बना लें कि वहाँ पे पंखे कितने लगे हुए हैं, एक में भी बना लें कि छत की हाइट कितनी है, एक में भी बना लें कि बाहर किस रंग का पेंट हुआ हुआ है, किस मटेरियल की दीवार है। यानी बहुत सारे हाइपोथेसिस हो सकते हैं। और फिर मेजर्स फॉर वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल तो हमने रख लिए, इसको मेजर कैसे करना है। बहुत जिस तरह जो अभी हमने बहुत सारी बात की, ये तो इजीली मेजरेबल है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल इसी के अंदर एक और वेरिएबल आ गया कि ह्यूमिडिटी कितनी है उस कमरे में। तो फिर उसके लिए आपको नई इक्विपमेंट लगानी पड़ेगी, हाइग्रोमीटर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो आपने फैसला करना है कि वो कौन से वेरिएबल्स हैं जिनको आप मेजर करेंगे तो आपको जो आउटकम ऑफ कंसर्न है, यानी आखिर में जिस चीज़ के बारे में आप कंसर्न हैं, परेशान हैं, वो उससे चेंज होती है। जब ये आप कर लेते हैं क्लैरिफिकेशन, तो उसके बाद फिर आप अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं कि अब मैं डेटा कलेक्ट कहाँ से करूँगा। क्या सिर्फ इसी शॉप फ्लोर से करूँगा, या साथ वाले शॉप फ्लोर से करूँगा, या फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में कर रहे हैं तो 10 फैक्ट्रियों से करूँगा, पाकिस्तान में कर रहे हैं तो फैसलाबाद से भी करेंगे, लाहौर से भी करेंगे, वगैरह वगैरह। तो अपनी आप पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं। जब आप पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं तो उससे आपको पता लगता है कि आपने सैंपल कितना लेना है। यानी आपकी पॉपुलेशन फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की पूरी आबादी है, तो वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 24-25 करोड़ लोग हैं। तो फिर कितना सैंपल लेंगे आप? ज़ाहिर है सारा नहीं ले सकते। तो किस मेथड से सैम्पलिंग करेंगे? तो मे भी आप फैसला करें कि मेरा मेथड ये है कि मैं पहले पाकिस्तान को 6 कॉन्स्टिट्यूंट्स में डिवाइड करूंगा, गिलगित कश्मीर, पंजाब, सरहद, अ, सिंध, बलूचिस्तान। फिर हर एक के अंदर में से मैं हज़ार हज़ार लोग लूंगा। या मे भी आप फैसला करें कि नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, मैं हज़ार हज़ार सॉरी शॉप फ्लोर्स लूंगा। फिर आप में फिर आप फैसला करेंगे नहीं, हो सकता है कि गिलगित में या कश्मीर में मुझे इतने शॉप फ्लोर्स ही ना मिले। तो फिर मैं ऐसे करूंगा कि मैं इंडस्ट्रियल एरियाज आइडेंटिफाई करूंगा। अब ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो आप फैसला कर रहे हैं। तो उसी से आपको पता चलेगा कि आप सैम्पलिंग किस तरह करेंगे। और फिर आप रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। जो रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है इसके बाद के और ये वाले सारे स्टेप्स, जिसमें कि सबसे पहले है डेवलप एंड वैलिडेट इंस्ट्रूमेंट। यानी आप जहाँ हम हाइग्रोमीटर की बात कर रहे थे, वो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। लेकिन हो सकता है आप सोशल साइंस की रिसर्च कर रहे हो, तो आपके पास कोई क्वेश्चनर होगा जिसको आप इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। वो आप लोगों से उसका जवाब पूछेंगे और उन जवाबों को एनालाइज करेंगे। जब फैसला हो गया कि ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर आप डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप विंड का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं कि साकरो कॉरिडोर में साल में एवरेज विंड कितनी होती है। तो आप एक एनेमोमीटर वगैरह ये वो सारी इक्विपमेंट लगा के रख देंगे। वो पूरा साल डेटा कलेक्ट करता रहेगा। और आखिर में आप अपने कंप्यूटर में हर महीने आके डाउनलोड करते रहेंगे। और एक साल बाद आपके पास एवरेज निकालने के लिए काफ़ी डेटा होगा। जहाँ आप सोशल साइंसेज की रिसर्च करते हैं, वहाँ पे डेटा कलेक्शन का मतलब होता है लोगों से क्वेश्चनियर भरवाना। तो वो आप भरवा के वो डेटा इकट्ठा कर देंगे। उसमें एथिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनसे आप सवाल पूछ रहे हैं वो जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, उनको कोई खतरा तो नहीं है आपको जवाब देने से, उनको पता है वो किस चीज़ का जवाब दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। फिर उसको आप ऑब्वियसली एनालाइज करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, मिनिटैब, SPSS वगैरह में। और आखिर में जो आपके रिजल्ट्स आते हैं वो आप दुनिया को बताते हैं कि ये मेरे रिजल्ट निकले। और ये नई नॉलेज होती है जो आप आखिर में दुनिया को देते हैं। तो ओवरऑल रिसर्च के स्टेप्स कुछ इस तरह चलते हैं। यहाँ पे हमने बात की थी कि पीछे जिस तरह हमने एक प्रोसेस के थ्रू नॉलेज जनरेट करने की बात की, तो वो साइंटिफिक प्रोडक्शन है नॉलेज की। लेकिन दुनिया में नॉन साइंटिफिक प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। और जिसमें जो बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं वो हमारे अपने बायसेस होते हैं इंसान के, या अपनी फैलिसीज होती हैं। बायस का मतलब होता है कि आप किसी एक चीज़ की तरफ टिल्टेड हो। फॉर एग्जांपल आप एक साल किसी जगह नौकरी करते हैं, तो आखिर में अगर आपकी ACR लिखी जाती है तो वो उसमें आखिरी 2 महीने बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इसको कहते हैं बायस। इसका एक पर्टिकुलर नाम है रीसेंसी बायस। तो इस तरह इंसानों में बहुत सारी बायसेस होती हैं। और दूसरी चीज़ होती है फैलिसीज। फैलिसीज का मतलब होता है कि हम किसी एक चीज़ को समझते हैं ऐसे हो रही है, लेकिन ऐसे नहीं हो रही होती है।
इस पे वीडियो में मैंने एग्जांपल्स पे बात की हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। एक जनरल आइडिया ये है कि मुझे लगता है कि मैं जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको फेवर करता हूँ। अब ये एक वेल नोन फैलेसी है, इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट करते हैं कहते हैं। लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। रियलिटी ये है कि आप जिसको फेवर करते हैं वो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी फैलेसीज भी हर वक्त रहती हैं सिस्टम्स के अंदर। सॉरी, जो हमने बाइसेस की बात की पहले, मैंने आपको एक ह्यूमन बाइस बताई। बाइसेस मशीन्स में भी होती हैं, बाइसेस हर चीज़ में होती है। तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स में भी बाइस होती है। फॉर एग्जांपल, आप वज़न कर रहे हैं सब्जी का, तो अगर पहले से वहाँ पे 0.5 ग्राम लिखा हुआ आ रहा है, हालांकि अभी आपने कोई सब्जी नहीं रखी, तो वो उसकी एक बाइस है। इसको कहते हैं हम कैलिब्रेशन रिलेटेड बाइसेस। तो बाइसेस किसी जगह पे भी हो सकती हैं। फिर यहाँ पे हमने कुछ डिस्कशन की थी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मीडिया हो गया, जैसे रिलीजियस स्टेटमेंट्स हो गई वगैरह। वहाँ उसको लोग वैसे ही बिलीव करते हैं, उससे पूछते ही नहीं है कि बताओ तुम्हारा क्या साइंटिफिक मेथड था, तुमने कैसे की। बस वो कह देता है एक दिन आके कि मेरे सर से रोशनी निकल रही है, अब तुम सारे मेरी बात मानो। तो इसको हम कहते हैं रिलीजियस या सोसाइटल, या इस तरह की चीज़ें जिनको आप फॉर नो रीज़न से ही जांच रहे होते हैं, क्योंकि आपको किसी और ने कहा, उसको उसके किसी बड़े ने कहा, उसको उसके किसी बड़े ने कहा, और वैसी ही चीज़ें चल रही है। इसेंशियली ये गलत नहीं होती, हो सकता है ठीक भी हो, लेकिन साइंटिफिक मेथड से नहीं गुजरी होती। अब यहाँ पे एक वर्ड है साइंटिफिक अप्रोच। ये क्या चीज़ होती है? तो साइंटिफिक अप्रोच वही है जो हमने पीछे एक साइंटिफिक प्रोसेस, एक रिसर्च मेथडोलॉजी के स्टेप्स पढ़े। जनरली स्पीकिंग उसी को ही साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं। अब इसमें हमने कुछ टर्म्स यूज़ की थी, जैसे नेचुरल साइंस वर्सेस सोशल साइंस। पीछे मैंने आपको बताया कि जहाँ टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं हम, वो सब नेचुरल साइंस के इश्यूज हैं। सोशल साइंस जो है वो होती है कि इंसान एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, बिहेव कैसे करते हैं। थ्योरी का मतलब होता है थ्योरी। बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं, जैसे आपने अ, फैसला कर लिया कि जिन लोगों की तनख्वाह ज़्यादा होती है वो घर में ज़्यादा खुश होते हैं। अब अगर आपने ये इस्लामाबाद में 100 लोगों पे रिसर्च करके ये फैसला किया, ये रिजल्ट निकाला, तो ये इस्लामाबाद के लिए तो वर्केबल डेटा है, लेकिन बाकी जगहों के लिए अभी थ्योरी है। उनको वहाँ पे रीटेस्ट करनी पड़ेगी, और वो उसको रीटेस्ट करके कंफर्म करेंगे। इस तरह दुनिया में बहुत सारी थ्योरीज हैं। और आपने देखा होगा कि अब आप मैथ्स, फिजिक्स और बायो वगैरह पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को थ्योरी कहा जाता है। जैसे डार्विन की थ्योरी, उसकी वजह ये होती है कि वो यूनिवर्सली अभी तक प्रूव नहीं हुई, और उसको लॉ नहीं कहा जाता। तो इस तरह बहुत सारी थ्योरीज हर वक्त चलती रहती हैं, प्रूव होती रहती हैं, लॉज बनते रहते हैं वगैरह। डेटा का मतलब होता है कि डेटा कलेक्ट करना, जिसके बारे में हमने बात की। और एम्पिरिकल का मतलब होता है कि वो डेटा जिस जो आप प्रूव करें, तो आप उसको मैथमेटिकली या इवन नॉन मैथमेटिकली भी सब उस पर एग्री कर जाएं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये तो ऐसे ही है। हमने देखा है। और ये बंदा जो है, ये 100 मीटर की रेस 12 सेकंड में भागता है, 15 सेकंड में भागता है। ये एम्पिरिकल है, अब इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। अच्छा जी, सूडो साइंस का एक वर्ड यूज होता है जिसका मतलब होता है नकली साइंस। सूडो का मतलब होता है नकली। तो सूडो साइंस में स्टेटमेंट्स होती हैं, बिलीफ्स होते हैं, जो जिनको लोग साइंटिफिक तो कहते हैं, लेकिन वो जब आप उनको टेस्ट करते हैं तो वो साइंटिफिक नहीं निकलते हैं। जैसे ये पादरी और मौलवी और ये जो इंडियंस भी, पता नहीं क्या कहते हैं उनको, जो भी होते हैं, वो स्टेज पे खड़ा करते हैं और उनको फूके शूके मारते हैं और कहते हैं ये ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कि इसके अंदर ये फलानी कार्टिलेज है, वो तो उसके ये जो मैंने आवाज़ निकाली, हो सकता है वो कोई रिलीजियस बुक हो, जिसकी वो आयतें या भजन या जो भी उसका रिलीजन है वो पढ़ रहा हो, उसकी फलानी फ्रिक्वेंसी होती है जिससे ये हड्डी ठीक हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को जब आप साइंटिफिकली टेस्ट करते हैं, जो हमने पीछे तरीका देखा, तो आपको पता चलता है कि ऐसा नहीं हुआ। और अगर ऐसा आवाज़ निकालने से होता तो किसी की आवाज़ से भी हो जाता, एंड सो ऑन। इसी तरह एक टर्म यूज़ होती है साइंटिफिक कम्युनिटी। तो साइंटिफिक कम्युनिटी का मतलब होता है वो लोग जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे होते हैं। और यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है, इन्यूमरेसी। इन्यूमरेसी का मतलब होता है कि वो बंदा जिसको मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक्स नहीं आती है, जो इजीली मैथ्स नहीं समझ सकता है, स्टैट्स नहीं समझ सकता है। और इसी वजह से नहीं समझा जा रहा है क्योंकि उसने अच्छी तरह पढ़ी नहीं है। और साइंटिफिक लिटरेसी का मतलब होता है कि ये सारी चीज़ें उसको आती हैं।
अच्छा जी, ये नॉर्म्स हैं कुछ साइंटिफिक सोसाइटी के। सबसे पहले लिखा हुआ यूनिवर्सलिज्म, जिसका मतलब होता है कि तमाम लोग वेलकम हैं, तमाम जगहों से डेटा लिया जा सकता है, तक कोई भी बंदा कहीं पे भी रिसर्च करके रिजल्ट निकाल सकता है। ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म का मतलब है कि आप हमेशा एक शक की निगाह से देखेंगे किसी भी रिसर्च को। और शक ऐसे हवा में शक नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए उसको। और आपको देखना है, आपने देखना है कि तुम इस स्टेप से गुजरे हो, अच्छा गुजरे हो, फिर ठीक है, मेरा शक खत्म। इस स्टेप से गुजरे हो, हाँ गुजरा हूँ, ठीक है, फिर मेरा शक खत्म, एंड सो ऑन। डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब होता है कि आप खुद पर्सनली किसी हाइपोथेसिस के प्रूव होने में या डिसप्रूव होने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे हमारी गर्मी वाली मिसाल थी, तो अगर आप खुद वहाँ के मजदूर हैं, तो फिर आपको वो रिसर्च नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको आप इंटरेस्टेड हैं कि आपके दिमाग में पहले से है कि वहाँ पे गर्मी है। तो आप चाहते हैं कि ये प्रूव हो कि मोटरों की वजह से गर्मी होती है और सारी मोटरें चेंज हो जाएं। तो डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए रिसर्चर को। कम्युनलिज्म का मतलब है सब लोग एक दूसरे से डेटा लें, डेटा शेयर करें, जब उनका आउटकम निकलती है तो उसको कहीं पब्लिश करें ताकि पूरी दुनिया देख सके और उसके ऊपर मजीद बिल्ड कर सके। और ऑनेस्टी का मतलब झूठ नहीं बोलना, डेटा फर्ज नहीं करना, खुद से क्वेश्चन नहीं भरना शुरू कर देने, एंड सो ऑन। साइंटिफिक मेथड पीछे हमने बात कर ली, क्या है जो हमने स्टेप्स देखे थे, उसके थ्रू काम करने को साइंटिफिक ओरिएंटेशन कहते हैं। और साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब होता है कि जब भी मैं काम करूंगा इसी तरह करूंगा और किसी तरीके से नहीं करूंगा। तो ये तीनों वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। फिर यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात हुई है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर्स में बात करना। इसमें आप ये राइट साइड पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, स्टैट्स होती है, मैथ्स होती है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स होती हैं। स्टेप्स वही है जो हमने शुरू में रिसर्च के स्टेप्स देखे। टॉपिक सेलेक्ट करें, टॉपिक प्रॉब्लम से भी आ सकता है, इशू से भी आ सकता है, और फिर थ्योरेटिकल टॉपिक भी हो सकता है। किसी ने अपने पेपर के आखिर में लिख दिया कि फ्यूचर रिसर्च में ये चार काम हो सकते हैं, वो भी आपका टॉपिक हो सकता है। उससे क्वेश्चन बनाए, उससे रिसर्च डिज़ाइन की, डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, एंड सो ऑन। तो ये जो एक ये कह लें स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सिस्टम है, ये मैथमेटिकल टूल्स इस्तेमाल करते हुए हम अचीव करते हैं। इनको हम क्वांटिटेटिव अप्रोच कहते हैं। इसमें ऐसा डेटा कलेक्ट करना होता है जिसमें नंबर्स होते हैं, और फिर उन नंबर्स को एनालाइज करना होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इसके बारे में वीडियो में डिस्कशन हुई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। फिर दूसरी क्वालिटेटिव अप्रोच होती है। इसमें आप गौर करें तो स्टेप नंबर 3 के बाद वही स्टेप हैं, सिर्फ 1 और 2 डिफरेंट हैं। वन उसमें, ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, वन सिलेक्ट टॉपिक और फोकस क्वेश्चन था, और यहाँ पे है एक्नॉलेज सोशल सेल्फ एंड अडॉप्ट पर्सपेक्टिव। उसके बाद सारे वही स्टेप्स हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में फ़र्क ये होता है कि आप पहले फैसला करते हैं कि आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके जहन में ये है कि इस्लामाबाद में कोई कच्ची आबादी नहीं होनी चाहिए, या आपके जहन में ये है कि हम इस्लामाबाद में सब लोग हैं, अब उनके घर किसी ने काम भी करना है तो लोग कहीं तो रहेंगे, तो कच्ची आबादी तो होगी। तो ये दोनों अप्रोचेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब आप एक अप्रोच लेके निकलेंगे तो आप कुछ और तरह की रिसर्च करेंगे, और दूसरी अप्रोच लेके निकलेंगे तो किसी और तरह की रिसर्च करेंगे। और जब आप एक अप्रोच ले लेंगे, अपना एक सोशल सेल्फ को एक्नॉलेज कर लेंगे, तो फिर आप कोई पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब आप एक पर्सपेक्टिव के साथ रिसर्च करते हैं, तो वो फिर हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एप्लीकेबल होती है। पीछे वाली जो मैथमेटिक्स बेस्ड रिसर्च थी वो काफ़ी जनरलाइजेबल होती है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो बाय इट्स नेचर जनरलाइजेबल नहीं होती, क्योंकि आपने एक पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट कर लिया होता है। और जिसने वो पर्सपेक्टिव अब अडॉप्ट नहीं करना, वो उसके लिए आपकी रिसर्च काम की नहीं है। जो बंदा समझता है कि इस्लामाबाद में नहीं होने चाहिए कच्ची आबादी, तो फिर अगर आप समझते हैं कि हो सकती है, होनी चाहिए, तो फिर आप उसके लिए, उसकी रिसर्च आपके काम की नहीं है। इसी तरह आपकी रिसर्च उसके काम की नहीं होगी। यहाँ पे इसकी भी एक एग्जांपल दी हुई है। अच्छा जी, तो इनके बारे में हमने बात कर ली कि क्वांटिटेटिव जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, वो वेरिएबल्स पे फोकस करती है। आपने प्रूव करना होता है कि ये रिलायबल है। रिलायबिलिटी को हम देखेंगे आगे। बेसिकली आइडिया ये है कि जब भी आप अपनी रिसर्च के बारे में आप सबूत देना चाहते हैं कि अच्छी रिसर्च है, तो आपने कुछ
चीज़ें उसकी इस्टेब्लिश करनी होती हैं, जिनमें दो मशहूर हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। तो इनका मतलब ये होता है कि आप वही चीज़ मेजर कर रहे हैं जो आप मेजर करना चाहते हैं बेसिकली। और इसको फिर हम मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते हैं। फिर है सेपरेशन बिटवीन थ्योरी एंड डेटा। यानी यहाँ पे थ्योरी बिल्कुल अलग होती है। थ्योरी का हमने फैसला किया वेरिएबल्स को आपस में लिंक करके। मोटर पुरानी होती है तो गर्मी बढ़ती है, ये थ्योरी है। लेथ मशीन की मोटर पुरानी है, गर्मी बढ़ेगी, ये थ्योरी है। डेटा ये है कि आप उस बहुत सारी मशीनों का डेटा इकट्ठा करें कि उनकी एज क्या है, और फिर फ्लोर पे गर्मी देखें। तो अगर उन दोनों में एक कोरिलेशन है तो फिर आपकी थ्योरी प्रूव हो गई, नहीं तो नहीं प्रूव हुई। तो लेकिन इन दोनों को अलग रहना चाहिए, थ्योरी को और डेटा को। ये जनरलाइजेबल होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक जगह कर ली तो फिर वो 100 जगहों पे काम आती है। इसमें एन बहुत लार्ज होता है, यानी आपकी पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी होती है, और आपको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने होते हैं। जो क्वालिटेटिव है, ये थोड़ा सा फर्क है। पीछे देखें लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कल्चरल मीनिंग। यानी आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम नहीं कर कर रहे, ये सब्जेक्टिव नेचर है आपकी रिसर्च की। और ये इसका एक कल्चरल एस्पेक्ट है। यानी हम इस बात को बड़ा इजीली समझ सकते हैं कि एक गरीब आदमी है, वो सड़क पे बैठा हुआ है, तो उसकी कोई मदद करनी चाहिए। लेकिन शायद डेनमार्क में कोई ये ना समझ सके, तो नॉर्वे में कोई ये ना समझ सके, क्योंकि वो उनके पास इस तरह की सिचुएशन नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। हम लोग ये बात बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि माँ बाप बहन भाइयों को इकट्ठे रहना चाहिए, लेकिन अमेरिका में ये बात समझानी बहुत मुश्किल है लोगों को। कल्चरल मीनिंग और उनके पास और हमारे पास। इसी तरह इट में फोकस ऑन इवेंट्स, यानी कोई चीज़ हुई है, और यानी एक एक सिंगल इवेंट हुआ है और उसके आप एस्पेक्ट्स देखना चाह रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल कोई जगह है जहाँ पे सैलाब आ गया, तो आप फिर वहाँ लोगों की मुश्किलात देखना चाहते हैं, तो एक इवेंट है। सैंपल साइज बहुत छोटा है, एक सैलाब आया हुआ है, लेकिन आप उससे देखना चाह रहे हैं कि सोसाइटी में क्या फ़र्क पड़ा है। इसकी जनरली ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने पर्सनली, लोग इसमें पर्सनली शामिल हो जाते हैं, कई कई महीने तक रिसर्च करते रहते हैं, तो इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और उनको पर्सनल फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है। ऑन द अदर हैंड, पीछे आपने देखा कि आपने एक क्वेश्चनर भरवा लिया था, आपको खुद नहीं पता वो बंदा कौन है, किस जगह काम करता है, वो सुबह कहाँ से आता है, शाम को किधर जाता है, घर के हालात कैसे हैं, दोस्तों के साथ कैसा है। आप खाली वो एक कागज़ देख रहे हैं जिसमें उसने 3 4 6 10 15 20 जगहों पे टिक लगाया हुआ है। तो वहाँ पे फ़र्क हो जाता है ऑथेंटिसिटी में। मर्जिंग बिटवीन थ्योरी एंड डेटा, पीछे थ्योरी और डेटा अलग अलग थी, यहाँ पे थ्योरी और डेटा इकट्ठे चल रहे होते हैं। हमारी थ्योरी है कि ये सैलाब आया है, और यहाँ पे लोग हैं जिनके जिनके घर डूब गए हैं। सैलाब आता है तो घर डूबते हैं, तो खाना नहीं होता लोगों के पास, मिजरी आती है, बीमारी आती है, ये हमारी थ्योरी है, और हम उसी के अंदर रह रहे हैं। हम उधर ही बैठे हुए हैं और ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तो डेटा और थ्योरी एक ही जगह पे होते हैं। फिर ये सिचुएशनल होती है, यानी पीछे वर्ड, सॉरी, ये पीछे वर्ड था जनरलाइजेबल, यहाँ वर्ड है सिचुएशनल। यानी ये हर जगह पे नहीं लगाई जा सकती। अगर सैलाब सखर के करीब आया था तो बस आपकी थ्योरी अब सब सखर के एरिया के लिए है। यहाँ एन बहुत छोटा है, यानी पॉपुलेशन और डेटा कलेक्ट करने की जगह आपके पास बहुत छोटी है। वहाँ पे आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे थे, यहाँ पे थीमेटिक एनालिसिस या और भी बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, वो करते हैं। और ये एक स्ट्रक्चर है टिपिकल रिसर्च का। इसमें मैं वीडियो में भी मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं की, और यहाँ पे भी नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि इस तरह के बहुत सारे डायग्राम पड़े हुए हैं, और ये बेसिकली इसी चीज़ की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसके बारे में हमने स्लाइड नंबर 2 या 3 में बात की थी। इस चीज़ की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह के आपको इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, जिनको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल रिसर्च। तो ये था जी मेरी तरफ से। अब बताइए, अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। जी फैसल, आपने बिहेवियरल बेस्ड लिखा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, सॉरी? ये सर जो क्वालिटेटिव रिसर्च थी उसके लिए मैंने लिखा था। जैसे जी आपने कहा कि कल्चर बेस्ड है, तो जी वो जी जी बस जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। इनपुट मेरी तरफ से। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है तो बताइए जी प्लीज़, नहीं तो फिर हम छुट्टी करेंगे। अच्छा जी सर, उसमें अजर अच्छा सर,
काइंडली उसमें पूछना था, ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जैसे आपने बताया, दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। जी जी। तो कुछ ऐसे सुने, डेफिनेटली ऐसे सिनेरियोज सर होंगे जिसमें ये मर्ज मसलन कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं या कोई आगे जिस तरह आने वाले टाइम में हम लोगों ने भी टॉपिक देना है, तो ये कंबाइन हाइब्रिड भी हो सकती है। उस जी जी केस में बिल्कुल। फिर क्या प्रेफरेबली स्टेप्स लिए जा सकते हैं या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं सर, थोड़ा सा गाइड कीजिए। अच्छा, हम आगे थोड़ा जाएंगे ना तो हम वेरिएबल्स को देखेंगे ना, और वापस पे लिंक कैसे होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ को हम कहते हैं रिसर्च फ्रेमवर्क ना। तो उसमें क्या होता है कि दो वेरिएबल आपस में लिंक हो रहे होते हैं और उनको क्वालिटेटिवली रिसर्च करना बेहतर होता है। एक और दो होते हैं जो क्वांटिटेटिवली उनको रिसर्च करना बेहतर होता है। तो मिक्स्ड मेथड स्टडी हम इसको कहते हैं, कि उसमें क्वालिटेटिव पार्ट भी है और क्वांटिटेटिव भी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है कि एक ही चीज़ को आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कर रहे होते हैं। उसमें वेरिएबल्स आप, यानी बेसिकली इनका फ्रेमवर्क ही मुख्तलिफ है ना। आप फैसला करते हैं, आप सैलाब के लिए गए, आपने फैसला किया कि मैं लोगों की मुश्किलात समझना चाहता हूँ, तो अ, वो क्वालिटेटिव अप्रोच होगी। अगर आप बाय नेचर आपने पहले अपना एक पर्सपेक्टिव डिसाइड कर दिया ना। लेकिन अगर आप फैसला कर रहे हैं कि यहाँ पे आए कितने ज़्यादा मच्छर इकट्ठे हो गए हैं और कितने लोगों को मच्छरों ने काटा और फिर कितनों को मलेरिया हुआ, तो ये फिर क्वांटिटेटिव हो गया ना। आपको उन लोगों का डेटा चाहिए, आपको मच्छरों की तादाद ऑब्वियसली एक एक करके नहीं गिन सकते, लेकिन कोई साइंटिफिक मेथड निकालेंगे कितने लोगों को काटा, कितने बीमार हुए, तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। लेकिन उनकी मिजरी, उनकी लाइफस्टाइल कैसे ख़राब हुआ, वो प्रॉब्ली क्वालिटेटिव ही होगा। अगर आप उसकी, जैसे अभी मैंने आपको मच्छरों की बात बताई ना, तो आप सोचें ज़रा कि आप क्वालिटेटिव तरीके से इस चीज़ को कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं बगैर मच्छर गिने ना। यार वो लोग बीमार हो गए हैं बस, अब भी लोगों को हमने हेल्प करनी है। लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव बनना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जो कि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट एक ही है कि आपने उनको पैसे देने हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल बेहतर कर सकें। तो हो सकता है कि आप यकीनन आप फैसला करेंगे कि मैं यहाँ पे मैं क्वालिटेटिव रिसर्च ही करूँगा। लेकिन अगर आप पर्सपेक्टिव दूसरा लेते हैं कि नहीं, मैं यूएन से आया हूँ और मुझे लोगों में पैसे बांटने हैं और सिर्फ इतने बांटने हैं कि उनकी ज़रूरत पूरी हो, तो फिर आप क्वांटिटेटिव बन जाएंगे और उस तरीके से रिसर्च करेंगे। तो मिक्स मेथड जब भी इस्तेमाल होते हैं, यानी दोनों इस्तेमाल होते हैं, तो वो एक ही चीज़ पे दोनों इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि एक रिसर्च के एक पार्ट पे एक इस्तेमाल होता है और दूसरे पार्ट पे दूसरा इस्तेमाल होता है। सर ठीक हो गया, क्लियर है। उसमें सिर्फ एक चीज़ थी, जैसे मैं अगर लेट्स से कि मैं पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट या इफेक्ट्स उस पे वो करता हूँ, मैं टॉपिक चूज करता हूँ, और उसके अंदर फिर डेफिनेटली क्वांटिटेटिव अप्रोच भी होगी, फिर क्वालिटेटिव भी मेथड आएगा। तो इट मीन्स कि मुझे एट द एंड कोई ना कोई एक मेथड चूज करके उसको कंक्लूसिव बनाना है और उसको प्रूफ करना है, और वो डिज़ाइन वगैरह उसका। तो क्या सर ऐसा ही होगा या मिक्स मोड में चलती रहेंगी चीज़ें? अच्छा देखिए, मैं ना, लेट्स पेंड दिस क्वेश्चन फॉर नाउ, कि जब तक हम रिसर्च फ्रेमवर्क नहीं पढ़ते ना, तो आपको मैं पूरी बात समझा नहीं सकूंगा। हो सकता है कि कोई पार्ट आप क्वालिटेटिव कर रहे हो, कोई क्वांटिटेटिव कर रहे हो ना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो, अब आप देखें ना कि अमेरिका का प्रेसिडेंट उसको नहीं मानता ना। दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा अब ऐसा आ गया जो कहता है ये सब बुलशिट है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये बाय नेचर फिर उसकी नज़र में क्वालिटेटिव हो गई ना। ठीक। ऐसा ही है ना। लेकिन आप और मैं तो अपना अपना मानते हैं, पर्सपेक्टिव या नहीं? हाँ आप और मैं तो मानते हैं, हम तो रोज हमारी गर्मी बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है कि हम इस पे रिसर्च करना शुरू कर दें कि दरख्त कितने लगे, तो फलाना फलाना। एक और बंदा कहे, वो कहे मैं 40 साल से दरख्त लगा रहा हूँ, सर्दी हो ही नहीं गर्मी ख़त्म ही नहीं हो रही मेरे इलाके से। मैं मलेशिया में और सिंगापुर में रहता हूँ, 12 महीने गर्मी रहती है। तो तुम लोग तो वैसे ही कहते थे दरख्त लगाने से कुछ होता है। तो इट रियली डिपेंड्स के ना आप फ्रेमवर्क कैसा बनाते हैं। तो हम दूसरी तीसरी क्लास में इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। तो उस पर मैं मज़ीद इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जी डन हो गया सर, डन हो गया, थैंक यू सर। जी साजिद बताइएगा प्लीज़। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली सर मैं कुछ रिसर्च आर्टिकल्स रीड किए थे एक टॉपिक को फाइनलाइज करने के लिए ना सर। तो ठीक। उसमें कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस थे सर आपसे। जी एक तो श्योर। ये सर कि सर नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स जो है ना सर, हम वो कितने सिलेक्ट करें जिसमें से हम अपना टॉपिक डिड्यूस कर सकते हैं, यानी अपना निकाल सकते हैं टॉपिक को ना सर। 3 करें या 5 करें? आपने और आपने क्वेश्चंस दूसरा, लिखे हुए हैं या इकट्ठे सारे पूछेंगे और फिर मैं जल्दी मैं जल्दी सर आप। एक एक करके पूछ लेता हूँ, एक एक करके पूछ लेता अच्छा अच्छा, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखें, इसमें ना कोई स्टैंडर्ड इसका जवाब नहीं है, लेकिन अप्रोच एक बहुत अच्छी ये है कि आप कोई ऐसा पेपर चूज करें जिसको हम कहते हैं एक ऐसी स्टडी हो जो समरी हो पिछले 20 साल के सारे पेपर्स की।
उसके लिए 2-3 टर्म्स हम यूज़ करते हैं, वो हम इंशाल्लाह अगले तीसरे चौथे लेक्चर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे जब लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहे होंगे। तो अब ये भी इन इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये टॉपिक ले लें कि जैसे अभी इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की बात की ना, तो ग्लोबल वार्मिंग पे पिछले 20 साल में कितने पेपर पब्लिश हुए हैं, और उनमें मेथडोलॉजी क्या थी, रिजल्ट क्या निकले, पॉपुलेशन क्या थी, उस सारी की समरी वो पेश कर दें। अगर आपको फ़र्ज़ करें ये मिल जाता है अजहर साहब को, तो देखिए उनकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना। उनको पता चल जाएगा कि पिछले 20 साल में इस टॉपिक पे क्या हुआ है, और यकीनन इस पे इस तरह के पेपर पब्लिश हुए हैं। इसी तरह आपके टॉपिक के लिए भी होंगे, इसी तरह मेरे टॉपिक के लिए भी और दूसरे लोगों के टॉपिक के लिए भी। तो नंबर कितना होना चाहिए, देयर इज नो आंसर टू इट। लेकिन अप्रोच क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले किसी लैंडमार्क पेपर को पकड़ लें, उसके अंदर से फिर लिंक्स निकलते रहते हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने फैसला कर लिया मैं 10 पेपर, हो सकता है कि 10 पेपर के अंदर 10वां पेपर आप पढ़ रहे हो, उसने अंदर लिखा हुआ हो कि सो एंड सो पेपर मैंने पढ़ा था, उसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, फिर आपको 11वां भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको लेकिन एक जनरल आपको एक नंबर बता दूं कि पीएचडी थीसिस के आखिर में जो रेफरेंसेस होते हैं ना, वो जनरली 200 से 300 में इससे ज़्यादा भी होते हैं। जो एमएस थीसिस होता है उसमें 20, 30, 40, 50, इससे ज़्यादा थोड़े कम भी होते हैं। लेकिन स्टिल नंबर कोई पक्का नहीं होता। इट डिपेंड्स कि कब तक आपके सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। राइट सर। सेकेंडली सर, एक और क्वेश्चन ये था कि सर हमें कोई जैसे IEEE की एक आईडी होती है सर, जो प्लेटफॉर्म की, जिस पे जाके आप रिसर्च पेपर डेली फॉर एग्जांपल 5 रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी हमें यूनिवर्सिटी के थ्रू कोई आईडी अवेलेबल होगी सर? मैं चूंकि डिस्टेंस लर्निंग कर रहा हूँ, तो अच्छा देखिए आई एम फ्रॉम कोयटा राइट नाउ, तो इस वजह से ये सवाल देखिए कर ऐसा रहे है ना कि होगी एचईसी का पोर्टल तो यकीनन यूनिवर्सिटी के कैंपस पे अवेलेबल होगा, और ये आपको लाइब्रेरी वाले बता देंगे। और अगर आप वहाँ से करना चाहते हैं तो आप फिर क्या उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सी इनसे लेके तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस आजकल सब लोग ना स्काई साई हब यूज़ करते हैं, SCI-HUB। ये ज़रा लिखें इस पे गूगल पे ना, SCI-HUB। तो आगे उसकी कोई ना कोई एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करेंगे तो जो पेपर का नाम आप लिखेंगे वो आपको डाउनलोड करके दे देगा फ्री में। तो आजकल तो ये एक ओपन सोर्स का, एक साइंटिफिक कम्युनिटी का बना हुआ है सोर्स, और सारी दुनिया उसी को इस्तेमाल कर रही है। नहीं तो आप लाइब्रेरी से गेट इन टच, वो आपको जो कैंपस पे लोग आ सकते हैं वो तो एचईसी की लाइब्रेरी एक्सेस कर ही सकते हैं, जो नहीं आ सकते वो उनसे कोई प्रॉक्सी लेके तो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन स्टिल वो आजकल लोगों ने वो करना छोड़ दिया, लोग ज़्यादातर साई हब से ही देखते हैं चीज़ें। वहाँ पे तकरीबन दुनिया के सारे पेपर अवेलेबल है। हैं। राइट सर। जी उस्मान सर, साहब। दूसरा टॉपिक कब तक सर हमें देना होगा, क्योंकि जी क्या? सर। अ, सर ये एक अच्छा चीज मैंने सॉरी, पूछनी थी। मैं सॉरी सॉरी उस्मान, मैं साजिद का एक जी सवाल रह गया। साजिद, मैं आपको जी सर पहले पूछिए। तीसरे के एंड पे आप लोगों से कह दूंगा, मैं आपको टॉपिक्स बता भी दूंगा जिनके पास अपने ऑलरेडी टॉपिक नहीं है, कि इनमें से कोई चूज करना है तो कर लें, जिनके पास ऑलरेडी है वो अपना टॉपिक ले लें। राइट सर। उस्मान सॉरी, जी बताइए। जी सर। राइट सर। सर ये राइट, थैंक बाकी यू सर। बाकी तो ये लेक्चर समझ आ गया सर, इसमें मतलब कुछ चीज़ें हमें समझ आ गई। सर ये जो अच्छी और बुरी, आपके ये इसमें भी था ये लेक्चर रिकॉर्डेड में, कि एक रिसर्च अच्छी है मतलब मैंने की है और दूसरे ने भी वही की है, तो दोनों अच्छी और बुरी का क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं? ये कोई गाइड कर सकते हैं सर, कैसे अच्छी और बुरी में फर्क आता है? अच्छा देखिए ऐसा है ना कि फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं फिलहाल क्वांटिटेटिव रिसर्च की ना, मैथ्स इस्तेमाल होगी जिसमें। तो उसमें फ़र्ज़ करें आप मुझे, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उस्मान मुझे एक ठेका मिला है प्राइम मिनिस्टर हाउस के वॉशरूम साफ़ करने का, लेकिन मुझे पता नहीं है कितने वॉशरूम हैं। आप मुझे जवाब दें कितने हैं। तो आप डेटा इकट्ठा करते हैं मुख्तलिफ जगहों से, आप मुझे कहते हैं सर कहीं 40 और 80 के दरमियान कोई वॉशरूम है, ये नंबर होगा। तो मेरे लिए वो रिसर्च अच्छी है या बुरी है, क्योंकि मैंने अभी मजदूर हायर करने और इक्विपमेंट खरीदनी है उन वॉशरूम्स को साफ़ करने की। तो 40 और 80 के दरमियान का कोई नंबर मुझे मिला है, ये अच्छी है या बुरी, आप मुझे बताएं। जी सर, वो बस उसमें जनरलाइज ही है, यानी उसमें वो पूरा नहीं है, हाँ, आपका काम पूरा नहीं हुआ ना, समझ काम गया। काम जी में भी सर। हो गया हो ना। फर्ज करें दूसरा बंदा मुझे बताता है कि सर सर 10 और 120 के दरमियान है नंबर, तो वो रिसर्च बुरी होगी, आपकी अच्छी होगी, ऐसा ही है। एक एक और तीसरा बंदा जी सर, बताता है गॉट इट, कि अभी सर समझ। 50 और 60 के दरमियान है, तो उसकी अच्छी होगी। तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं ना।
आप जितना जो हमने शुरू में साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ा उसको स्टिक करेंगे ना, और जितनी रिलायबल होगी आपकी सर रिसर्च ठीक। उतनी अच्छी होती जाएगी। इसको हम पूरी डिटेल गॉड। में देखते रहेंगे इंशाल्लाह, पूरे सेमेस्टर में हम इसी चीज़ को देखेंगे। जी सर, थैंक यू। जी आज़र, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, फिलहाल तो कोई नहीं, फिलहाल। अच्छा नहीं, ये आज़र आज़र यूनस, जो इन्होंने अनम्यूट किया था। ठीक है, मेरा ख्याल है कोई सवाल नहीं है इनका। ठीक है जी, आप लोग के जी चलो आज़र, जी सवाल है ठीक आपका कोई? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। ठीक है ठीक। अच्छा जी, कोई सवाल नहीं आपका तो फिर भी कॉल इट अ डे। हमारा 40 मिनट भी ख़त्म होने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ताकि जो लोग अटेंड नहीं कर सके तो वो भी सुन लें कि हमने क्या बातें की, उनको ये ना लगे कि हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें करके तो इम्तिहान में अब आप लोग पास हो जाएंगे वो फेल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के लेक्चर अभी मैं अनलॉक कर देता हूँ, आप लोग उनको भी देखें जब भी आपको टाइम मिलता है, और अगले हफ्ते उस पर Q&A करते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू सर।